नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वक्त की बेहद बड़ी और जरूरी खबरों में, जिसमें आपको हर खबर के बारे में बताएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप भी भाजपा का विरोध करते हैं तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबाकर चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में लिखें जय हिंद। रुख करते हैं पहले खबर की तरफ। सांसदों ने राहुल गांधी के नेतृत्व में किया सरकार के खिलाफ प्रदर्शन। जी हां दोस्तों, दिल्ली पर कांग्रेस ने आज संसद परिसर में गांधी की प्रतिमा के सामने केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। साथ ही उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे की मांग की। इस प्रदर्शन में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी समेत कांग्रेस के सांसदों ने संसद परिसर में गांधी की प्रतिमा के सामने प्रदर्शन किया और गृह मंत्री के इस्तीफे की मांग की। कांग्रेस लगातार संसद में दिल्ली पर चर्चा कराने की मांग कर रही है, लेकिन सरकार का कहना है कि वह होली बाद इस पर चर्चा कराएगी। वहीं आज लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते एक बार फिर विपक्ष ने दिल्ली के मुद्दे पर हंगामा शुरू कर दिया। कांग्रेस समेत दूसरे विपक्षी दलों ने दिल्ली पर चर्चा कराने की मांग को लेकर जमकर हंगामा किया। कांग्रेस के 7 लोकसभा सांसदों के निलंबन पर गौरव गोगोई ने कहा है कि हमने गलत किया है तो हम पर कार्रवाई करें, लेकिन क्या गलत बयानी करने वाले बीजेपी के सांसदों पर कार्रवाई होगी? कांग्रेस की आवाज को दबाने के लिए कार्रवाई की गई है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। सीएए को चुनौती देने वाली पत्रकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के लिए तैयार। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट संशोधित नागरिकता कानून की संवैधानिक वैधता को चुनौती वाली एक पत्रकार की याचिका पर सुनवाई के लिए शुक्रवार को सहमत हो गया। प्रधान न्यायाधीश एस.ए. बोबडे, न्यायमूर्ति बी.आर. गवई और न्यायमूर्ति सूर्यकांत की पीठ ने पत्रकार साकेत गोखले की याचिका पर केंद्र को नोटिस जारी किया और इस याचिका को सीएए को चुनौती देने वाली 160 अन्य याचिकाओं के साथ जोड़ दिया। इन याचिकाओं पर इसी माह सुनवाई होनी है। अदालत ने 22 जनवरी को 143 याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए यह स्पष्ट कर दिया था कि सीएए के क्रियान्वयन पर रोक नहीं लगाई जाएगी और अदालत ने सरकार से 4 सप्ताह में याचिकाओं पर जवाब मांगा था। अदालत ने कहा था कि त्रिपुरा और असम से संबंधित याचिकाएं तथा नियम तैयार हुए बगैर ही सीएए को लागू कर रहे उत्तर प्रदेश में संबंधित मामलों पर अलग से विचार किया जा सकता है। पीठ ने कहा है कि सीएए को लेकर दायर याचिकाओं की सुनवाई के तरीके के बारे में निर्णय करने के लिए अदालत कुछ याचिकाओं को चैम्बर में सुनेगा और इसके 4 सप्ताह बाद अदालत रोजाना सुनवाई कर सकती है। सीएए की संवैधानिक वैधता को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में अनेक याचिकाएं दायर की गई हैं। याचिका दायर करने वालों में इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, कांग्रेस के सांसद जयराम रमेश, तृणमूल सांसद महुआ मोइना, राजद नेता मनोज झा, एआईएमआईएम के नेता असदुद्दीन ओवैसी शामिल हैं। आईयूएमएल ने अपनी याचिका में कहा था कि सीएए समता के अधिकार का उल्लंघन करता है और इसका मकसद धर्म के आधार पर एक वर्ग को अलग रखते हुए अन्य गैर कानूनी शरणार्थियों को नागरिकता प्रदान करना है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। मनमोहन सिंह की भविष्यवाणी 1% घटेगी जीडीपी। जीएसटी नोटबंदी पर हो चुकी है सच। मोदी सरकार को 3 उपाय भी बताए। जी हां दोस्तों, देश के पूर्व प्रधानमंत्री और कांग्रेस के सीनियर लीडर मनमोहन सिंह ने देश की जीडीपी में आधे से 1% तक की गिरावट आने की भविष्यवाणी की है। द हिंदू अखबार में लिखे आर्टिकल में मनमोहन सिंह ने कहा है कि कोरोना वायरस के चलते जीडीपी में आधे से 1% तक की कमी आ सकती है। यही नहीं, यूपीए के दौर में 2004 से 2000 तक देश के पीएम रहे मनमोहन ने कहा कि यदि अन्य संकेतक सही रहते हैं तभी यह स्थिति होगी, वरना और गिरावट बढ़ सकती है। बता दें कि एक दौर में वित्त मंत्री और रिजर्व बैंक के गवर्नर जैसी जिम्मेदारियां संभाल चुके मनमोहन सिंह ने जीएसटी और नोटबंदी के चलते भी अर्थव्यवस्था के फिसलने की भविष्यवाणी की थी। उन्होंने कहा था कि मोदी सरकार के इन दोनों फैसलों को गलत ढंग से लागू करने के चलते जीडीपी में 2% की गिरावट आ सकती है। आंकड़े बताते हैं कि मनमोहन सिंह की भविष्यवाणी कमोबेश सही साबित हुई थी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कमलनाथ बोले, मध्य प्रदेश के नेता बिकाऊ नहीं, सिद्धांतों और सेवा की राजनीति करते हैं। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश में जारी राजनीतिक घटनाक्रम पर सूबे के मुख्यमंत्री कमलनाथ ने शुक्रवार को बड़ा बयान दिया है। उन्होंने प्रदेश के नेताओं की सराहना की है और कहा कि वे बिकाऊ नहीं हैं, वे सिद्धांतों और सेवा की राजनीति करते हैं। कमलनाथ का बयान ऐसे समय आया है जब सूबे की सत्ता की जंग में बीजेपी और कांग्रेस के बीच शहमात का खेल चल रहा है। कमलनाथ ने एएनआई से कहा कि यहाँ जो नेता हैं वो बिकाऊ नहीं हैं, ये सिद्धांतों और सेवा की राजनीति करते हैं। हमें अपनी राजनीति की भी एक ऐसी पहचान बनानी है कि हमें गर्व हो। मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसी पहचान बनाएं कि हम छाती ठोक कर कह सकें कि हम मध्य प्रदेशों से हैं। मध्य प्रदेश में सियासी ड्रामा मंगलवार देर रात शुरू हुआ। ये सियासी खेल कभी कांग्रेस की ओर तो कभी बीजेपी की ओर ज्यादा दिखता है। इसमें बड़ा मोड़ गुरुवार शाम को आया जब कांग्रेस विधायक हरदीप डंग के इस्तीफे की कॉपी सोशल मीडिया में वायरल हो गई। हालांकि इस्तीफे की अब तक आधिकारिक रूप से पुष्टि नहीं हुई है।
रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। सभी मामलों की एक साथ होगी सुनवाई, हाईकोर्ट ने केंद्र और दिल्ली पुलिस से मांगा जवाब। जी हां दोस्तों, दिल्ली से जुड़े सभी मामलों की सुनवाई अब एक साथ होगी। हाईकोर्ट को लेकर दायर सभी मामलों की एक साथ सुनवाई करने का निर्णय दे दिया है। इसके साथ ही अदालत ने केंद्र सरकार और दिल्ली पुलिस को इस मामले में समय देते हुए अपना जवाब दाखिल करने को कहा है। कोर्ट अब इस मामले पर आगामी 12 मार्च को सुनवाई करेगा। हाईकोर्ट ने विभिन्न नेताओं के विवादित बयान से जुड़े मामले की सुनवाई भी 12 मार्च को ही करने की तारीख तय की है। इस मामले पर अदालत ने केंद्र, दिल्ली पुलिस और मामले से जुड़े अन्य सभी पक्षों से इस मुद्दे पर जवाब दाखिल करने को कहा है। दिल्ली के मामले में विभिन्न नेताओं के विवादित भाषणों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने यह आदेश दिया। इधर उत्तर पूर्वी दिल्ली के संबंध में गिरफ्तार किए गए लोगों के नाम प्रकाशित करने की बृंदा करात की जनहित याचिका पर उच्च न्यायालय ने दिल्ली सरकार और पुलिस को नोटिस जारी किया। हाईकोर्ट ने शुक्रवार को इस मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि दिल्ली से जुड़े सभी मामलों के साथ ही 12 मार्च को इस मामले की सुनवाई होगी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। नरेंद्र मोदी सरकार के 6 साल में 10 बार लाइन में लग चुका है देश, नोटबंदी से हुई थी शुरुआत। जी हां दोस्तों, मई 2014 में नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने थे। 2019 में दोबारा उनकी ताजपोशी हुई। उनकी सरकार को अब 6 साल पूरे होने को हैं। इस बीच नोटबंदी समेत कई ऐसे मौके आए जब लोगों को लाइनों में खड़े होने को मजबूर होना पड़ा। इसकी शुरुआत नोटबंदी से हुई थी। हालिया मामला यस बैंक से निकासी पर लगे प्रतिबंध और ग्राहकों के बीच असुरक्षा की भावना से मचे हड़कंप से जुड़ा है। लोग अपनी जमा पूंजी निकालने के लिए लाइन में खड़े हैं। घटनाक्रम पर गौर करें तो मोदी सरकार के 6 साल के कार्यकाल में 10 से ज्यादा बार लोग इसी तरह की अव्यवस्था का सामना कर चुके हैं और लाइनों में लग चुके हैं। नोटबंदी 8 नवंबर 2016 को रात 8 बजे पीएम नरेंद्र मोदी ने टीवी चैनलों पर देश के नाम संबोधन में नोटबंदी लागू करने का ऐलान किया। पीएम के ऐलान के साथ ही 500 और 1000 रुपए के करेंसी नोट प्रचलन से बाहर हो गए। रातों रात इन करेंसी में जमा लोगों के पैसे अवैध हो गए। सरकार ने उसे जमा करने और बदलने की मियाद तक तय कर दी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। लखनऊ सीएए प्रदर्शन के खिलाफ दाखिल याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने किया सुनने से इनकार। जी हां दोस्तों, लखनऊ के घंटा घर में चल रहे नागरिकता संशोधन कानून और राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर के विरोध में प्रदर्शन के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार किया है। याचिकाकर्ता को कहा कि आप हाई कोर्ट जाएं। याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट से याचिका वापस ली। वकील शिशिर चतुर्वेदी ने अपनी याचिका में प्रदर्शन को तत्काल बंद करवाने की मांग की थी। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने सामाजिक योगिता भयाना की जनहित याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। योगिता ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर नागरिकता संशोधन कानून और राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर के खिलाफ कर्नाटक के बीदर में स्कूल टीचर और नाटक में भाग लेने वाली बच्ची की मां के खिलाफ दर्ज हुए देशद्रोह के मामले को रद्द करने की मांग की थी। योगिता भयाना ने अपनी याचिका में इस कानून के दुरुपयोग से निपटने के लिए मैकेनिज्म बनाने की भी मांग की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि योगिता भयाना इस मामले में प्रभावित पार्टी नहीं है। अगर प्रभावित लोग याचिका दाखिल करेंगे तो हम जरूर सुनेंगे। भूमि अधिग्रहण कानून पर केंद्र सरकार को बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने सरकार के फैसले पर मुहर लगा दी है। 5 जजों की संवैधानिक पीठ ने इस एक्ट की धारा 24A की व्याख्या की। पीठ ने अपने फैसले में कहा कि किसी भी विवाद या अड़चन की वजह से अगर पूरा मुआवजा भुगतान नहीं हो पाता है तो अधिग्रहित भूमि पर कब्जा रद्द नहीं होगा। इसके अलावा एक और मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को फौरी राहत दी है। दरअसल राष्ट्रपति भवन इंडिया गेट के बीच नए संसद भवन नई इमारतों वाले सेंट्रल विस्टा के लिए डीडीए को लैंड यूज बदलने की इजाजत के खिलाफ याचिका सुप्रीम कोर्ट 18 मार्च को सुनेगा। फिलहाल कोर्ट ने डीडीए को रोकने वाला आदेश देने से मना किया। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि पुरानी इमारतों पर असर नहीं है, जरूरी नए निर्माण होने हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कमलनाथ का रिवर्स ऑपरेशन लोटस, 3 बीजेपी विधायक दूसरे खेमे में। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश की सत्ता के जंग में बीजेपी और कांग्रेस के बीच शहमात का खेल जारी है। ऑपरेशन लोटस के जरिए कमलनाथ सरकार को समर्थन करने वाले 4 विधायक बीजेपी के खेमे में खड़े हैं। कांग्रेस विधायक हरदीप सिंह डंग के इस्तीफे की खबर के बीच मुख्यमंत्री कमलनाथ ने बीजेपी को तगड़ा झटका दिया है। मुख्यमंत्री निवास पर बीजेपी विधायक नारायण त्रिपाठी और संजय पाठक ने देर रात कमलनाथ से मुलाकात की। वहीं बीजेपी के तीसरे विधायक शरद कोल पहले से ही बगावत का रुख अपनाए हुए हैं और कांग्रेस खेमे के साथ खड़े हैं। बीजेपी ने इन विधायकों को देर रात कमलनाथ सरकार के पर्यटन मंत्री सुरेंद्र सिंह बघेल हनी लेकर मुख्यमंत्री आवास पहुंचे थे। बीजेपी के दोनों विधायक लगभग 1 घंटे तक मुख्यमंत्री आवास पर रहे। कमलनाथ के यहां से निकलने के बाद नारायण त्रिपाठी ने अपने इस्तीफे की खबर को गलत बताया और कहा
कि वह अपने क्षेत्र की समस्याओं को लेकर मुख्यमंत्री से मिलने आए थे। जब उनसे पूछा गया कि आप किसके साथ हैं, उन्होंने कहा कि वे उसके साथ हैं जो वसुधैव कुटुंबकम और सर्वधर्म समभाव को लेकर चल रहे हैं। मुख्यमंत्री निवास से विधायक नारायण त्रिपाठी के निकलने के आधे घंटे बाद बीजेपी विधायक संजय पाठक निकले। पाठक करीब लगभग 1.5 घंटे से ज्यादा समय तक कमलनाथ के घर पर रहे। संजय पाठक बीजेपी के उन नेताओं में हैं जिनके ऊपर कांग्रेस विधायकों के हॉर्स ट्रेडिंग करने का आरोप लगाया गया है। ऐसे में कमलनाथ से मुलाकात के बाद सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। संजय पाठक और नारायण त्रिपाठी को मध्य प्रदेश में बड़े खनन कारोबारी के रूप में जाना जाता है। मंगलवार की रात मध्य प्रदेश में सियासी ड्रामा शुरू हुआ तो कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने बीजेपी विधायक संजय पाठक का नाम खुले तौर पर लिया था। माना जा रहा है कि इसी के बाद संजय पाठक की जबलपुर सहित कई खदानों पर छापेमारी की गई। संजय पाठक बीजेपी से पहले कांग्रेस में रहे हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। सांसदों ने राहुल गांधी के नेतृत्व में किया सरकार के खिलाफ प्रदर्शन। जी हां दोस्तों, दिल्ली पर कांग्रेस ने आज संसद परिसर में गांधी की प्रतिमा के सामने केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। साथ ही उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे की मांग की। इस प्रदर्शन में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी समेत कांग्रेस के सांसदों ने संसद परिसर में गांधी की प्रतिमा के सामने प्रदर्शन किया और गृह मंत्री के इस्तीफे की मांग की। कांग्रेस लगातार संसद में दिल्ली पर चर्चा कराने की मांग कर रही है, लेकिन सरकार का कहना है कि वह होली बाद इस पर चर्चा कराएगी। वहीं आज लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते एक बार फिर विपक्ष ने दिल्ली के मुद्दे पर हंगामा शुरू कर दिया। कांग्रेस समेत दूसरे विपक्षी दलों ने दिल्ली पर चर्चा कराने की मांग को लेकर जमकर हंगामा किया। कांग्रेस के 7 लोकसभा सांसदों का निलंबन पर गौरव गोगोई ने कहा है कि हमने गलत किया है तो हम पर कार्रवाई करें, लेकिन क्या गलत बयानी करने वाले बीजेपी के सांसदों पर कार्रवाई होगी? कांग्रेस की आवाज को दबाने के लिए कार्रवाई की गई है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। अमेरिकी संस्था ने CAA को लेकर की सुनवाई। मुसलमानों को लेकर जताई चिंता, कहा मताधिकार से वंचित हो सकते हैं। जी हां दोस्तों, विदेशों में धार्मिक स्वतंत्रता के हनन की निगरानी करने वाली एवं अमेरिकी कांग्रेस द्वारा गठित एक संघीय संस्था ने भारत के संशोधित नागरिकता कानून को लेकर चिंता जाहिर करते हुए कहा है कि इसके चलते वहां बड़े पैमाने पर मुस्लिम मताधिकार से वंचित हो सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता पर अमेरिकी आयोग के सदस्यों ने विशेषज्ञों की एक आमंत्रित समिति के साथ बुधवार को एक सुनवाई शुरू की, जिसके केंद्र में मुख्य रूप से CAA और म्यांमार में रोहिंग्या मुसलमानों का मुद्दा था। इस बैठक का मकसद इन मुद्दों के प्रति अमेरिकी सरकार के लिए नीतिगत सिफारिशें तैयार करना है। USCCFIRF अध्यक्ष टोनी पर्किस ने इस बात का उल्लेख किया कि राष्ट्रीयता का अधिकार एक मूलभूत मानवाधिकार और नागरिक अधिकार है। उन्होंने कहा कि लोगों को यह मूलभूत मान्यता देने से इनकार करने से न सिर्फ उनके अधिकार छीन जाएंगे, बल्कि वे राजनीतिक प्रक्रिया में अपनी भागीदारी और भेदभाव एवं उत्पीड़न के खिलाफ कानूनी उपायों के इस्तेमाल से भी वंचित हो जाएंगे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। नो बैंक, राहुल बोले मोदी के विचारों ने बर्बाद की अर्थव्यवस्था। जी हां दोस्तों, यस बैंक संकट को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला बोला है। राहुल गांधी ने शुक्रवार को ट्विटर पर लिखा कि यस बैंक नहीं बल्कि नरेंद्र मोदी और उनके आइडिया ने देश की अर्थव्यवस्था को बर्बाद किया है। बता दें कि यस बैंक के संकट की वजह से करोड़ों ग्राहकों की जमा राशि पर संकट आ गया है, क्योंकि ग्राहक अब एक महीने में सिर्फ 50,000 रुपए ही अपने खाते से निकाल सकते हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शुक्रवार दोपहर अपने ट्वीट्स में यस बैंक संकट पर तंज कसते हुए #NoBank कहा। राहुल गांधी इससे पहले भी अर्थव्यवस्था के मसले पर मोदी सरकार पर निशाना साधते रहे हैं और अब यस बैंक के संकट के साथ ही ये हमला और भी तीखा हो गया है। गौरतलब है कि यस बैंक पर छाए आर्थिक संकट के बाद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने निकासी को लेकर नया निर्देश जारी किया। इसके तहत यस बैंक के ग्राहक अपने खाते से एक महीने में सिर्फ 50,000 रुपए की राशि निकाल पाएंगे। इस फैसले के बाद से ही यस बैंक के ग्राहकों में हलचल बढ़ गई और हर कोई एटीएम या ब्रांच में अपने पैसे निकालने की ओर दौड़ पड़ा। शुक्रवार सुबह देश के कई हिस्सों में एटीएम के बाहर लंबी कतारें दिखी और परेशान ग्राहक दिखे। यस बैंक के आर्थिक संकट के बाद जैसे ही अफरा तफरी मची तो सरकार को भी एक्टिव होना पड़ा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। राजद की राष्ट्रीय कार्यकारिणी का ऐलान, लालू बने राष्ट्रीय अध्यक्ष, शरद पवार को नहीं मिली जगह। जी हां दोस्तों, राजद ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी की घोषणा कर दी है। पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव नियुक्त किया गया है। राबड़ी देवी, रघुवंश सिंह और शिवानंद तिवारी को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और सदस्य राष्ट्रीय कार्यकारिणी में तेजस्वी यादव, अब्दुल बारी सिद्दीकी, तेज प्रताप यादव, मीसा भारती, मनोज झा,
हिना साहब, उदय नारायण चौधरी, रमी राम सहित कुल 45 को शामिल किया गया है। राजद के राष्ट्रीय कार्यकारिणी में राष्ट्रीय प्रधान महासचिव मोहम्मद कमर आलम और कोषाध्यक्ष अशफाक करीम को बनाया गया है। नई कार्यकारिणी में प्रेम गुप्ता को किनारे कर दिया गया। इस बार कोषाध्यक्ष की जगह सिर्फ कार्यकारिणी में ही प्रेम गुप्ता को जगह मिली है। प्रेम गुप्ता बेनामी संपत्ति मामले में लालू परिवार के साथ फंसे हैं। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।